17 फरवरी 2021। ये खबरों का पंच है। इसमें आप बुधवार की जरूरी 5 खबरें सुनेंगे। कोशिश करूंगा कि हर रात 5 जरूरी खबरें पढ़कर सबको सुना सकूं। तो पहली खबर पत्रकार प्रिया रमानी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के बारे में है। ये कहते हुए कि एक महिला को 10 साल बाद भी अपनी शिकायत किसी भी मंच पर रखने का अधिकार है, दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी को क्रिमिनल डिफेमेशन केस से बरी कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री इस कदम से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने प्रिया रमानी पर यह मुकदमा कायम किया था। अदालत ने कहा कि संविधान ने अनुच्छेद 21 और समानता का अधिकार दिया है। प्रिया रमानी को अपनी पसंद के प्लेटफॉर्म पर अपनी आप बीती बताने का पूरा हक था। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने 15 अक्टूबर 2018 को ये केस कायम किया था। कोर्ट ने कहा कि जिस देश में महिलाओं के सम्मान के बारे में रामायण और महाभारत लिखी गई, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, ये शर्म की बात है। जनचौक के मुताबिक अदालत का कहना है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामले बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। विक्टिम कई बार ये नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए सालों बाद भी उसे ये अधिकार है कि वो अपने साथ हुए अन्याय की बात सबके सामने रख सके। अदालत ने कहा कि प्रिया रमानी ने जो भी खुलासा किया वो वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के विरोध में उठाया गया कदम था। समाज को ये समझना होगा कि महिलाओं पर यौन उत्पीड़न का कैसा असर होता है। इस तरह का उत्पीड़न गरिमा के खिलाफ है और ये आत्मविश्वास छीन लेता है। व्यक्तिगत गरिमा की कीमत पर किसी की छवि को बनाए नहीं रखा जा सकता। जो व्यक्ति सोशल स्टेटस रखता है वो भी यौन उत्पीड़न कर सकता है। मीडिया की एक बड़ी हस्ती रहे एमजे अकबर विदेश राज्य मंत्री बने, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद मीटू मूवमेंट में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2018 में जब देश में मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, तब प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। रमानी ने जिस घटना का हवाला दिया था वो 2 दशक यानी 20 साल पुरानी थी। तब अकबर जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। 20 साल बाद जब रमानी ने उनके नाम का खुलासा किया, तब अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री थे। चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर पंजाब के निकाय चुनाव में हुए बड़े उलटफेर के बारे में है। किसान आंदोलन के 84वें दिन बुधवार को पंजाब निकाय चुनावों के परिणाम घोषित किए गए हैं। निकाय चुनाव में जनता ने भाजपा के घमंड को चकनाचूर करते हुए कांग्रेस पार्टी को प्रचंड वोट दिया है। आलम यह है कि पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा नई नवेली आम आदमी पार्टी से भी पीछे है। पंजाब में अभी तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पहले नंबर पर, अकाली दल दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर और भाजपा चौथे नंबर पर चल रही है। पंजाब निकाय चुनाव में भाजपा सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में भी सभी 29 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सभी सीटों पर कांग्रेस ने परचम लहराया है। एनडीटीवी के मुताबिक कपूरथला निगम चुनाव में कांग्रेस को 45 सीटें मिल गई हैं। शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली हैं, वहीं 2 निर्दलीय जीत गए हैं। कांग्रेस ने जीरकपुर में 23 सीटें जीत ली हैं। अकाली दल को 8 सीटें मिली हैं। भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। अमृतसर जिले के मजीठा में अकाली दल ने 10, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता हुआ है। बता दें कि किसान आंदोलन के दरमियान ही 14 फरवरी रविवार को नगर निकाय चुनाव के लिए रिकॉर्ड 71.39% मतदान हुआ था। 2302 वार्डों के लिए कुल 9222 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें 2037 उम्मीदवार सत्ताधारी कांग्रेस के और 1569 अकाली दल के उम्मीदवार थे। भाजपा के टिकट पर 1003, आम आदमी पार्टी की ओर से 1606 और बसपा से 160 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। पहली बार चुनाव में 2832 निर्दलीय लोग चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब में 14 फरवरी को 117 स्थानीय निकायों पर चुनाव हुए थे, जिनमें 109 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है, वहीं 8 नगर निगम शामिल हैं। 8 नगर निगम अबोहर, भटिंडा, बाटला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा और 109 नगर पालिका परिषदों के 2252 वार्ड्स का रिजल्ट बुधवार देर रात तक आएगा। तीसरी खबर में अब चलते हैं टूल किट मामले की ओर। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में मुंबई की एडवोकेट निकिता जैकब को जमानत दे दी। निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में निकिता को 3 हफ्ते के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी है। जस्टिस पीडी नाइक की सिंगल बेंच ने उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। लाइव लॉ के मुताबिक बेंच ने कहा कि चूंकि पुलिस अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली है, उनका लैपटॉप, उनका फोन भी जब्त कर लिया है और उनका बयान भी दर्ज कर लिया है। इसका मतलब है कि जैकब ने खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है। हालांकि निकिता जैकब को नियमित जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा। बेंच ने कहा कि वो मामले की योग्यता पर कोई भी कमेंट नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि ने जैकब और लीड इंजीनियर शांतनु मुलुक के साथ मिलकर किसान आंदोलन से संबंधित एक टूल किट बनाया, जिसे पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। बहरहाल दिशा रवि दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, जबकि मुलुक को सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 10 दिन की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी। वहीं दूसरी ओर दिशा रवि के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले पर जवाब मांगा है। ये देखते हुए कि ये एक गंभीर मामला है, दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से 4 पॉइंट्स पर जवाब मांगा है। पहला ये कि मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी दी जाए। दूसरे, दिशा रवि को ट्रांजिट रिमांड के लिए लोकल कोर्ट में पेश नहीं करने की वजह बताई जाए। तीसरे, दिल्ली कोर्ट में पेश किए जाने के बाद लड़की को उसकी पसंद का वकील उपलब्ध नहीं कराने की वजह बताई जाए। और चौथा, कि इस मामले की डिटेल रिपोर्ट भी हाजिर की जाए। चौथी खबर बिप्लब देब के नेपाल श्रीलंका पर अमित शाह के सरकार बनाने के बारे वाले बयान के बारे में है। नेपाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा था कि पार्टी जल्द ही हिमालयी राष्ट्र में यानी कि नेपाल में अपनी सरकार बनाएगी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवाली ने मंगलवार को माना कि नेपाल सरकार ने भारत के सत्ताधारी दल के एक नेता की टिप्पणी पर औपचारिक आपत्ति जता दी है। द वायर ने यह खबर बुधवार को दी है कि प्रदीप गवाली ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि औपचारिक रूप से आपत्ति जताई जा चुकी है। वहीं माई रिपब्लिका अखबार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने अरिंदम बागची के समक्ष सरकार की ऑफिशियल आपत्ति दर्ज कराई है। बागची भारत के विदेश मंत्रालय में नेपाल और भूटान मामलों के प्रभारी संयुक्त सचिव है। दूसरी ओर नेपाल की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने शाह पर देब की टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि नेपाल की संप्रभुता को कम करता है। दरअसल पिछले शनिवार खबर आई थी कि बिप्लब देब ने कहा था कि शाह ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए पार्टी के नेताओं से कहा था कि हम भाजपा के बाकी क्षेत्रीय देशों में आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया की पहल के तहत सरकार बनाएंगे। बिप्लब देब ने कहा था कि हम गेस्ट हाउस में बात कर रहे थे, तब अजय जमवाल ने कहा था कि भाजपा ने कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई। इसी के जवाब में अमित शाह ने कहा था कि अब श्रीलंका और नेपाल में भी विस्तार करना है। वहीं विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने नेपाल और श्रीलंका जैसे संप्रभु देशों के खिलाफ अपने सबसे अलोकतांत्रिक भाषण के लिए विप्लव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही शाह को देशों में सत्ता पर कब्जा करने की योजना के बारे में अपने दावे की जांच कमेटी बुलाने के लिए कहा है। और पांचवी और आखिरी खबर तो हिलाने वाली है कि देश में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। बुधवार को दैनिक भास्कर ने खबर दी है कि दोषी महिला को उत्तर प्रदेश की मथुरा की महिला जेल में बने फांसी घर में लटकाया जाएगा। फांसी कब होगी? भास्कर की खबर कहती है कि इसकी अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। फांसी घर की मरम्मत और फंदे की रस्सी का ऑर्डर दिया जा चुका है। मेरठ में रहने वाले पवन जल्लाद ने कहा कि मथुरा जेल के अफसरों ने उनसे कांटेक्ट किया है, जैसे ही उनका बुलावा आएगा वो पहुंच जाएंगे। 13 साल पहले अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति ने 15 फरवरी को उसकी दया याचिका खारिज कर दी। शबनम अभी उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी आगरा जेल में है। अमरोहा के बाबन खेड़ी गांव की निवासी शबनम ने 15 अप्रैल 2008 को अपने प्रेमी सलीम के साथ
मिलकर अपने पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस अहमद, उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के अलावा अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी थी। पहले उसने सभी को दवा दे करके बेहोश किया, फिर उसके बाद अर्श को छोड़कर बाकी सबको कुल्हाड़ी से काट डाला था। शबनम ने अर्श का गला दबाकर उसे मारा था। जांच में पता चला था कि शबनम गर्भवती थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया था। 15 जुलाई 2010 को ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी बरकरार रखी। शबनम ने बेटे का हवाला देते हुए अपनी माफी की मांग की थी। 2015 के सितंबर में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने भी शबनम की दया याचिका खारिज कर दी थी।